हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं उसी चैप्टर के साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ वापस प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। तो हमारी 4 वीडियोज़ तो हो चुकी हैं और ये 5th वीडियो है और 1-2 वीडियो के बाद हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रीवियस वीडियो हैं, लेक्चर हैं या फिर बुक्स से आपने सब कुछ पढ़ा होगा और नोट्स भी आप साथ के साथ बनाते चलें ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए दिक्कत ना आए, है ना। तो हमेशा की तरह पहले तो मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वो रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर अपन जो मेन टॉपिक है हमारा आज का उसकी बात करने वाले हैं। और उसी रिवीजन को मैं साथ में शुरू करते हुए देखो, आप केवल 2-4 मिनट पहले सुने मुझे, है ना, कि मैं क्या क्या करा चुका हूँ। देखो, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके थे, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। उसमें क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यानी कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। वो कौन सी थी? कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन हो रहे थे, यानी कि जुड़ रहे थे। ठीक है। फिर उसका मैं बिल्कुल अपोजिट बात करूँ डीकम्पोजिशन का, तो डीकम्पोजिशन का मतलब था कि कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा था, यानी कि टूट रहा था 2 और मोर अदर्स प्रोडक्ट्स में। अब उसको तोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब अपन किसी चीज़ को तोड़ते हैं, नॉर्मली अगर अपन बात करें तोड़ने की, तो जब अपन किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? देखो, हो सकता है वो सनलाइट से मिला है, हो सकता है हीट से मिला है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से मिला है। तो इसका मतलब है कि जब अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे तो प्रोडक्ट जुड़ रहे थे, रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे। और जब मैं बात करूँगा डीकम्पोजिशन की, तो जो रिएक्टेंट है हमारा एक टूट जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा, है। अब जब डिकम्पोज्ड हम उसको करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हीट से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी या फिर सनलाइट से मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ फिर हम बात कर रहे थे एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक की। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी एक्जोथर्मिक की, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में क्या होता था कि जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे थे तो इसमें क्या रिलीज हो रही थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसके बिल्कुल अपोजिट होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि जिस रिएक्शन में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, हो सकता है वो जैसे कि ऊष्मा किसके रूप में हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, हीट के रूप में, सनलाइट के रूप में। अगर हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो कौन सी है? ऊष्माशोषी, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं अब उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने बात करी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा था, टूट रहा था अधिक प्रोडक्ट में, और वो जब टूट रहा था तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी। तो वो कौन सा था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग देखूं, ऊष्मा के हिसाब से देखूं, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, डीकम्पोजिशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल किसके होंगे? एंडोथर्मिक के। किसके? एंडोथर्मिक के। आप ये ना सोचें कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचें। अगर हम बात करेंगे ऊष्मा के आधार पर, एनर्जी के आधार पर, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है वो कौन से रिएक्शन होंगे? एंडोथर्मिक के। क्योंकि हम जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वही जो एनर्जी है उसी के रीजन की वजह से हम इसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी कि हम अपन एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ रहे थे, यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, है ना। देखो, मैं एक एग्जांपल कराया था 2AgCl, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ 2Ag + Cl2, है ना। अभी ये एग्जांपल आपने किस में पढ़ा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था। अब मैं जब इसको बात कर रहा हूँ कि जब सिल्वर क्लोराइड को, है ना, मैं दे रहा हूँ सनलाइट। क्या दे रहा हूँ भाई? सनलाइट एक एनर्जी है। जब मैं सिल्वर क्लोराइड को एनर्जी दे रहा हूँ यानी कि सनलाइट दे रहा हूँ, तो एक तो वो सिल्वर में और क्लोराइड में टूट रहा है। यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई ना, ठीक है। फिर मैंने एक और एग्जांपल कराया था कैल्शियम कार्बोनेट, और जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहा हूँ, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो, CO2 + CaO, सही है, CO2 और CO, हाँ बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ भी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है भाई? जिसको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो वापस एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है। एक दूसरी रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन बिल्कुल कनेक्ट होती हुई चलेगी, और आप साथ के साथ रिवीजन ज़रूर करते चलें, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। वापस तो आप भूल जाएंगे कि ये एक्जोथर्मिक में आएगा या फिर एंडोथर्मिक में आएगा या फिर कंपोजिशन में आएगा, डिकम्पोजिशन में आएगा, है ना। तो आप साथ के साथ चलें, ज़्यादा लोड लें नहीं, समय आपके पास पर्याप्त है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, वो किसके रिएक्शन होंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, चलो मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ पहले। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, आप हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, मैं बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एनर्जी की, ठीक है। अब वो उसका किस फॉर्म में होती है? तो ये होती है इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है ना, या फिर सनलाइट हो सकती है। तो इस फॉर्म में यानी कि इन जगहों पर हीट का यूज, एनर्जी का यूज किया जाता है, जैसे हीट के रूप में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हुआ, सनलाइट के रूप में हुआ, है ना। तो हमें यूज करना है। दूसरी बात, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हीट की ज़रूरत पड़ रही थी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी, इसी वजह से इसको अपन कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके लिए। हाँ, ये तो हो गया एग्जांपल। अब एक डेफिनेशन लिख लो एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इन विच रिएक्शन
एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। That's called endothermic reaction। यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक के जो एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल हैं जो मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे वही एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैं नेक्स्ट टॉपिक को चलूँ? ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं दो रिएक्शन एक साथ करूँगा। देखो, एक तो करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक करेंगे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के थ्रू हटाया जा रहा था। कैसे? देखो, मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको, पहले उसको बता देता हूँ कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया था। चलो, ये मैंने ले लिया CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने एक निडल डाल दी। ये है मेरी एक निडल, ठीक है, और ये निडल मैंने डाली है Fe की, यानी कि आयरन की। तो जब मैं इनको रिएक्ट कराता हूँ तो Fe प्लस CuSO4, मैं ये रिएक्शन कई बार करा चुका हूँ। तो ये जो रिएक्टेंट है, जो Fe है, वो Cu को इसकी जगह से हटा देगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एक रिएक्टेंट उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड कर देगा। ठीक है, अब देखो, कॉपर को Fe ने देखो डिस्प्लेस्ड किया है कि नहीं किया है। देखो, कॉपर की जगह Fe ने ले लिया। तो इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इन विच रिएक्शन, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इन विच रिएक्शन वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड कह सकते हैं या रिप्लेस कह सकते हैं, डिस्प्लेस्ड या फिर रिप्लेस्ड कह दो आप। चलो, डिस्प्लेस्ड ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, किसी दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित किया जाता है।
समझ में आई बात? यानी कि अपन पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं कि अगर कोई रिएक्टेंट हमारा दूसरे रिएक्टेंट के थ्रू उस जगह से डिस्प्लेस किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है तो उसको कहेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जिस तरह हमने एक रिएक्टेंट के थ्रू दूसरा रिएक्टेंट हटाया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाली है। इसमें क्या होगा, एक सेकंड आप रुकेंगे, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अब बात करेंगे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें तो एक सिंगल रिएक्टेंट को डिस्प्लेस किया जा रहा था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आदान प्रदान होता है, वो होता है हमारा आयंस का। यानी कि आप लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन ions are exchanged between two reactant। यानी कि इस अभिक्रिया में किसका आदान प्रदान होता है, यानी कि दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दो अभिकारकों के बीच में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के थ्रू डिस्प्लेस्ड किया जा रहा था। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक के द्वारा दूसरे अभिकारक को उसकी जगह से बिल्कुल हटा दिया जा रहा था। आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे Fe था और CuSO4 था, तो कॉपर को Fe ने हटा दिया, है ना। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दो रिएक्टेंट होंगे, उन दोनों रिएक्टेंट में इसके आयन इसके पास चले जाएंगे और इसके आयन इसके पास चले जाएंगे। समझ में आई बात? यानी कि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, आयंस का। आयंस आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, और लेकिन जब अपन आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैं आयंस को बड़ी डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे अभी रिएक्शंस की, है ना। तो मैं इसके आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोनों चीज़ों को, फिर मैं इसके एग्जाम्पल दिखाऊँगा। देखो आप एक रिएक्शन लिखेंगे, देखो एक रिएक्शन ले रहा हूँ मैं Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इसमें आयंस का इंटरचेंज कैसे होगा, देखो ये जो Na2 है प्लस होता है। अब ध्यान दें, हालांकि अभी इतनी डिटेल से आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर है लेवल, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दें। Na2 जो होता है प्लस होता है, SO4 जो होता है माइनस होता है ना। अब आपको पता होना चाहिए, जब आप मैग्नेट देखते हैं तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, यानी कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। उन दोनों ध्रुवों में क्या होता है कि अगर बिल्कुल समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर जाते हैं अगर समान है, और अगर ध्रुव हमारे अलग अलग हैं तो जब ध्रुव अलग होंगे तो भी एक दूसरे के पास आते जाते हैं। क्लियर है? सेम इसमें है कि जो प्लस जो आयन है वो माइनस आयन के पास जाएगा, और जो माइनस आयन है वो प्लस आयन के पास जाएगा। तो आप देखो सेम है। तो देखो ये जो Ba प्लस है ये माइनस के पास जाने वाला है, तो ये क्या बनाएगा, BaSO4,
प्लस, और ये Na2 है वो कि Cl2 के पास जाएगा, तो ये बना देगा हमारा 2NaCl। अब देखो, आप इसको या तो ऐसे याद रखें कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो आयंस का इंटरचेंज होता है, यानी कि आयन एक दूसरे से दूसरे पास जाते हैं, या तो आप इसको ऐसे याद रखें। दूसरी चीज़ आप या तो फिर ऐसे याद रखें, देखो दो रिएक्टेंट हैं, इसका आधा पार्ट इसके पास जा रहा है, इसके आधे इसके पास जा रहा है। अब देखो तो ये क्या है, आप नाम लिख लोगे इसका, है ना, सोडियम सल्फेट, सबका नाम लिख लेना है ना। क्या कहेंगे इसको, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसको कहेंगे अपन बेरियम क्लोराइड। फिर हमारे रिएक्शन हुई, इसके पास ये क्या बना था, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, BaSO4 को लिख रहा हूँ मैं बेरियम सल्फेट, और इसको लिख रहा हूँ मैं 2NaCl को क्या लिखूँगा, सोडियम क्लोराइड, या फिर टेबल साल्ट जो होता है नमक, ये है सोडियम क्लोराइड। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो चाहे डीकम्पोजिशन हो, मैंने 6 रिएक्शन का एक इंडेक्स बताया था आपको, यानी कि ये सभी रिएक्शन मैंने एक सारणी में लिखाई थी। भाई मैंने बताया था कि जो कंपोजिशन रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो डीकम्पोजिशन के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कॉम्बिनेशन में तो जोड़ रहे थे और डीकम्पोजिशन में अलग हो रहे हैं, यानी टूट रहे हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हम बात कर चुके थे। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। जैसे कि एग्जांपल की बात करें अपन जैसे कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना, आप देखो हम सांस लेते हैं, है ना, लेकिन जब अपन सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो सांस हैं वो गर्म निकलती हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। अगर अपन नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं उसमें भी तो एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, तो वो भी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इसके अपोजिट मैंने बात करी थी एंडोथर्मिक की, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, यानी कि जिसमें हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ रही है। अब जैसे कि मैंने मान लो एक आइस क्यूब लिया है ना, एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उस बर्फ़ के टुकड़े के साथ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, भाई अपनी तरफ से टेम्परेचर दे रहा हूँ, हो सकता है वो एनवायरनमेंट से ले, वातावरण से ले, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वाटर में, है ना, हो जाता ना। तो जब मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ तो कौन सी है, एक्सोथर्मिक, यानी एग्जिट मैंने बताया था, एनर्जी का एग्जिट हो रहा था। और एंडोथर्मिक में क्या था, और ऊष्मा शोषी में क्या था, हमें एनर्जी लेनी पड़ रही थी। क्लियर है यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को डिस्प्लेस्ड करेगा, यानी कि एक की जगह दूसरा ले लेगा, सीधी सीधी नॉर्मल बात है ये डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आयन्स का इंटरचेंज होगा, यानी आयन एक दूसरे के पास जाएंगे, नॉर्मल बात है। ठीक है, आपकी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी भाई बहन देख रहे हैं, मेरे उनसे एक बार अनुरोध है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी क्लासमेट जो भी पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनके लिए शेयर किया करें वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा जो नया सेशन है 23-24 का, उसमें इंग्लिश मीडियम की हों चाहे हिंदी मीडियम की हों, मैथ की, साइंस की, सारी क्लासेज डेली रेगुलर टाइम टू टाइम आपको दी जा रही हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे ऊपर आप विश्वास करें, हम आपको वो बेटर से बेटर कंटेंट देंगे। आप सिर्फ लगातार पढ़ें और हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, ध्यान रखें इस बात का। और अगर आपको अच्छी लगे कोई सी भी क्लास तो आप लाइक तो करके ही जाएंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि कमेंट में भी बताया करें कि सर हमें यह चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, ताकि हमें भी पता चले कि कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है या फिर हमारे
आपको हम समझाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें, पढ़ते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि हम, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट तो कर सकते हैं ना भाई, कमेंट करो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक आपने नोट किया होगा, चलिए आगे चलें। तो हम यहाँ तक कर चुके थे। अब देखो आपका लगभग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है, और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन या फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो आज का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, हाँ देखो मैंने जो रिएक्शन बताई, चलो ठीक है, अब अपन देखो, तो हम लास्ट टॉपिक हमारा 5-7 मिनट का होगा, उसकी तरफ ध्यान देंगे। और एक नोट और लिखानी है, मैं, चलो आप पहले एक नोट लिख लो, है ना, जो मैंने अभी, आप नोट डाल के इम्पोर्टेंट डाल के लिखेंगे इसको, है ना। देखो जो अभी मैंने एक रिएक्शन लिखाई थी ना, Na2SO4 BaCl2, यही है, यही है, ये बना था हमारा NaCl प्लस BaSO4। अब ध्यान दें, ठीक है। देखो जब ये रिएक्शन हो जाती है उसके बाद जो BaSO4 बनता है, तो ये क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट बनता है, यानी प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, अवक्षेप को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनसॉल्युबल होता है जो प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि जो अवक्षेप होता है वो जल में घुलता है, नहीं घुलता है, बताओ, जल में नहीं घुलता है। जो प्रेसिपिटेट होते हैं, जो अवक्षेप होते हैं, वो जल में कभी भी नहीं घुल सकते हैं, याद रखना है। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुई इसमें हमारा BaSO4 बना। BaSO4 क्या था, हमारा एक प्रेसिपिटेट था, यानी अवक्षेप था, और अवक्षेप मुझे पता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जल में नहीं घोले जाते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, जब प्रेसिपिटेट बनेंगे तो इस जो रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर अपन इसको लिखें, इन विच रिएक्शन प्रोड्यूस्ड प्रेसिपिटेट कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, प्रेसिपिटेशन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है, यानी कि अवक्षेप का निर्माण होता है। और अवक्षेप क्या होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो क्या होते हैं, अवक्षेप होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट और फिर लास्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसको और ध्यान से समझें थोड़ा सा, हालांकि इतना टफ नहीं है, एक साथ कराऊंगा मैं इन दोनों को। देखो हम बात करने वाले हैं, देखो मैं बात करने वाला हूँ, आप ऐसे इंडेक्स बनाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन। और जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये इसके टाइप नहीं है, ध्यान रखें। तो इसमें एक तो होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन होगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा
और रिडक्शन भी हो रहा था। अब देखो इनके जो नाम है वो आपको बहुत याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन को अपन उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन, या फिर इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रह जाएगा भाई। और इसको कहते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। देखो सीधा सीधा नाम से याद रखें। ऑक्सीडेशन में ऑक्स आ रहा है, ऑक्स है ना, ओ एक्स आ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन को आप याद रखें ऑक्सीकरण से। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण का ही मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया। अगर आपको नाम याद हो गए तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक, अब मैं एक एक की डेफिनेशन देखने वाला हूँ। देखो है ना, अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? आप लिखेंगे यदि किसी पदार्थ में अब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। यानी कि हम लिख सकते हैं इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, हम लिख सकते हैं इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन, तो उसको कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे मैंने बताया इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। और इसमें लिखेंगे आप सेम लिख लें, इफ ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, इसमें क्या बढ़ रहा है? उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। देखो इसमें रटना नहीं है बिल्कुल, आपको पहले तो ये जो डेफिनेशन है ना वो आप इसको नोट कर लें एक बार, या फिर आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब जब अपन एग्जाम्पल करेंगे ना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं वापस से और इसको मिटाता हूँ, ठीक। अब देखो आपको सीधा सीधा याद रखना है, ऑक्सीकरण का मतलब है यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और उपचयन का मतलब है कि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन बिल्कुल अपोजिट है कि जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ेगा वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। और जहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा। देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ O2 कम होगा, ठीक है। लेकिन आप इतने झंझट में नहीं पड़े, सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। यानी कि अगर ऑक्सीजन किसी भी रिएक्टेंट के साथ जुड़ रहा है, ध्यान रखो ऑक्सीकरण का मतलब है यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। और अगर ऑक्सीजन निकल रहा है यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो कौन सी है? अपचयन है यानी कि रिडक्शन है। क्लियर है? आप एक एग्जांपल लिखो, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो 2Cu + O2, आप इसको याद रखें और ये हो जाएगा 2CuO। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? देखो भाई ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है। तो जब हमारा रिएक्शन के बाद देखो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है यानी कि जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है यानी कि जुड़ता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया होती है। अब देखो अब एक रिएक्शन लिखो जिसमें अपन दोनों लिख लेंगे, है ना। देखो
CuO प्लस H2। एक सेकंड रुको। अब इसमें देखो, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपको, है ना। अब ये चीज़ याद मत रखो, अब ये याद रखो। देखो मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन जुड़ता है, हाँ, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब आप ये देखो कि ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ रहा है इसमें। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था और यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, या उपचयन अभिक्रिया होगी, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। याद रह जाएगा भाई, बड़ी सिंपल है कि जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है। अब देखो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, लेकिन जब ये रिएक्ट कर लेगा उसके बाद क्या है, इसमें से ऑक्सीजन चला जाएगा। अब मैंने बताया कि ऑक्सीजन अगर घट रहा है यानी फिर हट रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? सीधा सीधा है। ऑक्सीडेशन में यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन हटता है। बात खत्म, है ना। आप इसको एक बार नोट कर लें और एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। देखो अब आप एग्जाम्पल लिखेंगे और मैं, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी ना तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगी। देखो आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे ZnO प्लस C और इससे ये बना रहा है Zn प्लस CO, है ना। अब आप इसमें ये बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है ना। अब मैं लिखूंगा ZnO का क्या हो रहा है और C का क्या हो रहा है, बताओ बताओ भाई। C का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, बताओ। देखो यहाँ ZnO में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ऑक्सीजन हट गया, और जहाँ ऑक्सीजन हट जाता है वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है, नहीं होती है? होती है। और रिएक्शन का मतलब है कि ZnO का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। किसके अंदर हुआ है? जिंक के अंदर हुआ है ना। सेम अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ कार्बन क्या था? अकेला था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो कार्बन इसके साथ ऐड हो गया। तो जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीकरण हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेटेड कार्बन है। किसके अंदर का हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। अब देखो, आप नॉर्मली आप देख लो कि ZnO में ऑक्सीजन था और रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन चला गया, और जब चला गया तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। और अगर ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा। जब मैंने बताया कि अगर कार्बन में, कार्बन हो चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसके अंदर? जिंक के अंदर। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है किसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। क्लियर है भाई? चलो एक रिएक्शन और देखो, है ना। एक रिएक्शन और लिखेंगे आप, MnO2 प्लस 4HCl, और ये रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे
MnCl2 बनाएंगे और क्या बनाएंगे, HCl3 बनाएंगे, H2O और Cl2। ठीक है भाई। चलो अब बताएंगे आप, ये MnO2 का क्या हुआ है, MnO2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, और HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है, बताओ सोचो। आपके पास 10 सेकंड है, चलो 10 सेकंड में तो बता ही देंगे आप। पता चला? देखो आपको पता होना चाहिए कि MnO2 में ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन है और रिएक्शन करने के बाद Mn के साथ से ऑक्सीजन चला गया, और अगर ऑक्सीजन जा रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि चला गया। तो जब ऑक्सीजन चला जाता है उसको अपन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि MnO2 का अपचयन मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 में हो गया है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि MnO2 अपचयित होकर MnCl2 बन गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ HCl की, तो इसका क्या हुआ, देखो यहाँ पे HCl में ऑक्सीजन था क्या, नहीं है, लेकिन HCl में अब देखो यहाँ पे H है। मैं दो चीज़ बताई थी, अगर हाइड्रोजन हट रहा है, देखो दोबारा से याद रखो, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। अगर हाइड्रोजन हट रहा है, माइनस हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, है ना। इसके अपोजिट में बात करूं कि अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, और अगर H का प्लस हो रहा है यानी जुड़ रहा है तो कौन सी है, रिडक्शन। आप सिर्फ एक याद रखें, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। अब देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, अब देखो इसमें से HCl में से हाइड्रोजन चला गया, केवल क्लोरीन रह गया है। तो मुझे पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन हट जाता है, हाइड्रोजन अगर हट गया, चला गया, और हाइड्रोजन हट गया है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया होती है। क्लियर है भाई। और HCl का उपचयन किस में हुआ है, ऑक्सीकरण किस में हुआ है, Cl2 में हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उपचयित होकर क्लोरीन बना रहा है। क्लियर है। देखो अगर आपको अब भी ये रिएक्शन समझ में नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो को वापस से एक बार जरूर देख लें, ठीक है। और आपका चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ से दो थोड़े से 10-10 सेकंड के थोड़े से टॉपिक हैं, मैं उनको नेक्स्ट में करा दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो थ्योरेटिकल है वैसे, है ना। जैसे कि खाना कैसे सड़ता है या फिर जंग कैसे लगती है, वो थोड़े एग्जाम्पल हैं, वो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। और देखो आपको मैंने पूरा बड़े आराम से समझाया है, 5 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप बोलें तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन करा दूँ एक बार, या फिर चैप्टर से कराऊँ। आपका जब तक इंतज़ार मैं करूँगा, जब तक इंतज़ार आप इंतज़ार मैं कर रहा हूँ कि कब आप ये बोलें कि सर एग्जाम्पल कराने हैं या फिर क्वेश्चन कराने हैं या फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, और ये जो चैप्टर है आप एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करें बुक में से, और जो मैंने नोट्स लिखाए हैं उनके द्वारा, ठीक है।
और जाते जाते मैं एक बार फिर से बोल के जा रहा हूँ कि आप जुड़े हुए हैं और इसी तरह आप जुड़े रहे और तैयारी में लगे रहें। अपने जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबके लिए शेयर कर दिया करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक तो आप करके ही जाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और तब तक आप ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट कर लो एक बार, है ना, ताकि आप इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।